हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के रिवाइज रूल्स क्या है, इन्वायरमेंट और एथिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। एंड थर्ड इज की टेक अवेज फ्रॉम इंडिया जापान समिट। इसके अलावा ये आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल आंसर्स आपको मिलेगा जो लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चंस किए थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज में मिलेगा। तो लेट्स बिगिन विद दैट। और इसके साथ साथ आप जो भी नया कीवर्ड सीखोगे, कुछ भी कीवर्ड सीखते हो, कुछ भी वोकेबलरी आप सीखते हो, दैट यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक। उसका आप नोट्स बना सकते हो। साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन करो कि आपने कितने नए वर्ड्स सीखे हैं। यही नए वर्ड्स हैं जो अचानक से 3-4 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, लगातार आप 3-4 मंथ 6 मंथ्स ये पूरी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो वोकेबलरी है, आपका जो वर्ड लिमिट है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, वो सारा अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। इंडियाज इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब ये आर्टिकल हम लोग क्यों ले रहे हैं? इकोनॉमिक्स के ऊपर लगातार आर्टिकल आते रहता है, तो आर्टिकल आते रहता है, बट ये हरदीप एस पुरी साहब का लिखा हुआ है, जो यूनियन मिनिस्टर है। अब अगर ये यूनियन मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, तो ये कैसी बातें करेंगे? पॉजिटिव बातें करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में पॉजिटिव चीज़ें क्या है। वो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमें पता होने चाहिए। चैलेंजेस तो हमें पता रहते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग विद द कंटेक्स्ट, द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज with robust GDP growth, poverty reduction, energy security reform, and digital industrial revolution, positioning it as a pillar of global growth. एज ए पिलर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ की तरफ प्रमोट करके कैसे इंडिया ने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, एनर्जी सिक्योरिटी में रिफॉर्म लेके आया है, जीडीपी ग्रोथ को रॉबस्ट किया है, ये सब कुछ इंडिया ने किया है। ओवरव्यू, सिविलाइजेशंस आर ऑफन टेस्टेड, सिविलाइजेशंस आर ऑफन टेस्टेड बाय मोमेंट ऑफ क्राइसिस। सिविलाइजेशन कैसे टेस्ट होते हैं? मोमेंट ऑफ क्राइसिस से टेस्ट होते हैं। एंड इंडिया हैज लॉन्ग एम्ब्रेस्ड द फिलॉसफी दैट ट्रायल प्रिसीड्स ट्रिम्फ। इंडिया ने हमेशा ये फिलॉसफी लेके रहा है बहुत दिनों से कि ट्रायल जो है वो ट्रिम्फ को प्रोसीड करता है। ट्रिम्फ मतलब क्या हो गया? विक्ट्री हो गया, विक्ट्री हो गया, सक्सेस हो गया। तो विक्ट्री सक्सेस कब आएगा? जब आप उसके लिए एफर्ट करते जाओगे, ट्रायल करते जाओगे, तो आपको एक तरह से सक्सेस मिलेगा। मच लाइक द माइथोलॉजिकल चर्निंग ऑफ द ओशन। चर्निंग ऑफ द ओशन, ओशन चर्न हो रहा तो क्या हो रहा था? समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन करके कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा। क्या निकला? वेयर टर्बुलेंस इल्डेड नेक्टर। टर्बुलेंस आते आते नेक्टर आया, अमृत आया। इंडियाज इकोनॉमिक चर्न्स हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड रिन्यूएबल। इंडिया का भी इकोनॉमिक चर्न्स हमेशा कुछ ना कुछ देते आए हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन किया हम लोगों ने, प्राइवेटाइजेशन किया, वो उस समय क्राइसिस का एज था। उसके बाद से लेकर अभी तक डिजिटल सर्ज तक, चाहे पैंडेमिक के बाद की बात करें, हमारा जो रेजिलियंस है इकोनॉमी का वो और ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। टुडे अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्केप्टिक्स ब्रांडिंग इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी। इंडिया को डेड इकोनॉमी किसने बोला? डेड इकोनॉमी किसने बोला इंडिया को? इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, और हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री राहुल गांधी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। हाँ, इंडिया डेड इकोनॉमी फिलहाल अभी के स्टेज पे है, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी में है। उन्होंने इस चीज को एक तरह से सपोर्ट किया। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्केप्टिक्स ब्रांडिंग इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी, तो ये बोलते हैं कि जो स्केप्टिक्स हैं वो इंडिया को डेड इकोनॉमी ब्रांड कर रहे हैं। डेटा जो है वो वेरी डिफरेंट स्टोरी बताता है। रैपिड ग्रोथ की स्टोरी बताता है। बफर्स जो है हमारे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आ रही है और सबके लिए आ रही है, उसकी बात बताता है। अभी जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, और क्वार्टर 1 में हमने 7.8% का रियल जीडीपी ग्रोथ लेके आए। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8%, दैट इज वेरी वेरी गुड। जो हमें एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा लेके आए। मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% का ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन में 7.6%, और सर्विसेज में तो 9.3। अब आप सोचोगे जब इतना है तो कम किस में रहता है? एग्रीकल्चर में जनरली कम रहता है। नॉमिनल जीडीपी 8.8, तो ये कौन सा जीडीपी है? ये रियल जीडीपी है। ड्रिवन बाई कंजम्पशन, कंजम्पशन बढ़ा है। कंजम्पशन क्यों बढ़ा है? हमने लास्ट दिन डिस्कस किया था कि आपके इनकम टैक्स कम हुए हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स में रिफॉर्म हो रहा है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। तो उससे क्या होता है? कॉस्ट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। एस एंड पी एक कंपनी है, उसने इंडिया को BBB+ रेटिंग में
अपग्रेड किया है, ये भी रिसेंटली एक वीक के अंदर ही हमने कवर किया है। द फर्स्ट इन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स में ये पहले बार हुआ है कि हमारा जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, मतलब कोई बाहर से इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इंडिया का रेटिंग देखेगा, रेटिंग इंप्रूव हुआ है। द अपग्रेड नॉट ओनली लोअर बोरोइंग कॉस्ट, अपग्रेड से हमारा बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, बट स्टैग्नेशन का जो नॉरेटिव है वो उसको रिब्यूट किया जाएगा, मतलब उसको खारिज किया जाएगा। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है, वो करंट प्राइस लेता है, अभी का प्राइस लेगा। तो नॉमिनल जीडीपी में अगर अभी का प्राइस बढ़ा हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन और एनी अदर रीजन, तो वो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिखेगा। बट रियल जीडीपी ओल्ड प्राइसेस लेता है, कांस्टेंट प्राइसेस लेता है ना, वो इन्फ्लेशन को एक तरह से एडजस्ट कर देता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ता है तो वो उसको काउंट नहीं कर देता है। तो ये है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। और रियल जीडीपी के लिए जो बेस ईयर है 2011-12 है। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी गेट्स स्ट्रॉन्गर, 7.8% का रियल जीडीपी इंक्रीज है और नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज 8.8% का है। ग्रोथ जो हो रहा है वो इंक्लूजन से हो रहा है, इंक्लूजन से। अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें हम, 13-14 से 22-23, 25 करोड़ इंडियन मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 25 करोड़ इंडियंस जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, मतलब उनका पॉवर्टी जो है कम हुआ है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेस्ट ऑन वाइड स्केल डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल सर्विस का डिलीवरी बहुत वाइड स्केल हुआ है। बैंक अकाउंट्स खुले हैं, यूनिवर्सल बैंक अकाउंट, मतलब हर का बैंक अकाउंट। यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल मतलब इंडिया के बारे में बात हो रही है तो इंडिया में सब किसी का बैंक अकाउंट खुलेगा। क्लीन कुकिंग फ्यूल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हेल्थ कवरेज, आयुष्मान भारत, टैप वाटर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है। टुगेदर दीज इंटरवेंशन एम्पावर हाउस होल्ड टू मेक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक चॉइसेस। टुगेदर मतलब एक साथ ये इंटरवेंशन जो है वो एम्पावर करते हैं हाउस होल्ड को कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक चॉइसेस मेक कर पाए। अनलाइक अथॉरिटेरियन स्प्रिंट्स के अनलाइक, इंडियाज डेमोक्रेटिक मॉडल एम्फेसाइजेस कंसेंसस बिल्डिंग। इंडिया का जो डेमोक्रेटिक मॉडल है कंसेंसस बिल्डिंग को एम्फेसाइज करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एम्फेसाइज करता है, लास्ट माइल डिलीवरी को एम्फेसाइज करता है थ्रू इट्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। इट इज अ मैराथोनर इकोनॉमी, स्टडी इंड्यूरिंग एंड डिजाइन टू लास्ट। ये एक मैराथोनर्स इकोनॉमी है, मैराथन का इकोनॉमी है कि लगातार आप दौड़ते जाते हो कि स्टडी स्पीड से दौड़ते जाते हो, रुकते नहीं हो, लंबे समय तक आप दौड़ते जाते हो। तो इकोनॉमी स्टडी है, इंड्यूरिंग है और डिजाइन टू लास्ट है, लास्ट करेगा मतलब चलता जाएगा। अभी हम ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो बढ़ गया है 1.5% से 20% इथेनॉल हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इससे डायरेक्टली सेव भी होगा, फार्मर्स को भी फायदा होगा। द रोल आउट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अ ब्लेंडिंग मैंडेट एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन शोकेस इंडियाज एम्बिशन टू लीड इन द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये दिखाता है कि इंडिया का एम्बिशन, हम कैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में लीड करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज परचेज ऑफ रशियन क्रूड ओवरलुक बोथ लीगलिटी एंड नेसेसिटी। क्रिटिसिज्म जो है इंडिया का परचेज ऑफ रशियन क्रूड है ना, जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज करती हैं, वो लीगलिटी और नेसेसिटी दोनों को ओवरलुक करता है। हमारा नेसेसिटी भी है और लीगलिटी भी है। रशियन ऑयल अनलाइक इरानियन एंड वेनेजुएलन क्रूड इज नॉट अंडर आउटराइट सैंक्शन but governed by a price cap regime intended to ensure global supply। रशिया के ऑयल पे आउटराइट सैंक्शन नहीं है, ईरान के ऑयल पे आउटराइट सैंक्शन है कि इसको नहीं खरीदो, वेनेजुएला के ऑयल पे आउटराइट सैंक्शन है, इसको नहीं खरीदो। बट रशिया के ऑयल पे एक प्राइस कैप है जिससे कि ग्लोबल सप्लाई जो है वो बनी रहे। इंडिया हैज कंप्लाइड विद दिस रूल, हमने वो सारे रूल कंप्लाई किए हैं, है ना। अगर हमने प्राइस ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस को स्टेबलाइज किया, अदरवाइज जो क्रूड ऑयल का प्राइस होता वो 200 पर बैरल से भी ज्यादा हो सकता था, जो पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर्स होता, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। फार फ्रॉम प्रॉफिटेरिंग, इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग रिफाइनिंग एंड एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस हैव बीन केप्ट सप्लाई चेन सस्टेबल। हमारा ऐसा नहीं कि हमने बहुत प्रॉफिट कमाया है रशिया से ऑयल खरीद के, बट हमने उस क्रूड ऑयल को, क्रूड है, उसको रिफाइन किया है, उसको पेट्रोल बनाया है, डीजल बनाया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया है और उसको आगे के कंट्रीज में सप्लाई भी किया है। तो हमने सप्लाई चेन को भी स्टेबल रखा है। डोमेस्टिकली सब्सिडीज, टैक्स कट, मैंडेटरी सप्लाई कोटा शील्डेड इंडियन कंज्यूमर। इंडियन कंज्यूमर्स भी प्राइस वोलेटिलिटी से क्या है, शील्डेड है। सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, logistics upgrade sector like semiconductor, defense, electronics and renewable energy are scaling rapidly।
The recent approval of 4 new semiconductor projects under India Semiconductor Mission, जो कि उड़ीसा में है, आंध्रा में है, पंजाब में है, signals intent to create resilient technology supply chains. The digital economy multiplies these gains. With world-leading digital payment systems such as UPI and a thriving startup ecosystem, India is exporting not just good. हम सिर्फ गुड एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन हमने 2021 में लॉन्च किया. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लॉन्च किया. पर्पस क्या है? डेवलप अ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो इंडिया में करे. व्हाट इज द स्कोप? सपोर्ट्स द इंटायर वैल्यू चेन, पूरे वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है, फ्रॉम चिप डिजाइन टू फैब्रिकेशन, चिप डिजाइन से लेके फैब्रिकेशन तक, असेंबली को, टेस्टिंग को, पैकेजिंग को एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, रिसीव्स एंड इवेलुएट्स एप्लीकेशन फॉर स्कीम्स अंडर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन आ सकते हैं और सेमीकंडक्टर कैसे कैसे बनाना है ये सारी बातचीत हो सकती है. व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन? सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्कीम, फिजिकल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लान इन इंडिया. फिजिकल सपोर्ट होना चाहिए क्या सेटअप करने के लिए? सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने के लिए इंडिया में. डिस्प्ले फैब स्कीम होना चाहिए. इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलसीडी एंड एमोलेड डिस्प्ले पैनल, एमोलेड डिस्प्ले पैनल, और साथ साथ में एलसीडी के लिए क्या है? डिस्प्ले फैब स्कीम दिया गया है. कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब स्कीम, ये सब क्या है? स्कीम के ही कंपोनेंट है ना, स्कीम के कंपोनेंट है. साइंस एंड टेक में तब यूज होंगे जब डायरेक्टली आ रहे होंगे. सपोर्ट फॉर एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड पैकेजिंग, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जो सेमीकंडक्टर के डिजाइन का, सर्किट के डिजाइन का, चिपसेट के डिजाइन के लिए बात करेगा. व्हाट इज द कंक्लूजन? बाय 2038 इंडिया कुड इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. 2038 तक हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें पीपीपी में बनेंगे, डायरेक्ट नॉमिनल जीडीपी में नहीं बनेंगे, पीपीपी में बनेंगे, है ना. अचीविंग द ट्रेजेक्टरी रिक्वायर्ड सस्टेन रिफॉर्म. 34 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी पॉसिबल नहीं है, अभी हम 4.2 ट्रिलियन के पास है. 4.2 से 34 थोड़ी होगा 10 साल 12 साल में, नहीं होने वाला है, ठीक है. लेकिन पीपीपी में हम 34 हो सकते हैं. अचीविंग दिस ट्रेजेक्टरी रिक्वायर्स सस्टेन रिफॉर्म चाहिए. ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग चाहिए. एबंडेंट एंड क्लीन एनर्जी चाहिए, वो भी सबके लिए चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. विकसित भारत बाय 2047 इज नॉट एस्पिरेशन, उसको डिलीवर किया जा सकता है. सेकंड इज ग्रीन क्रेडिट. क्रेडिट क्या है? उधार लेना, पैसा लेना, लोन लेना. ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो गया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया. इसके जो रूल्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं. द आर्टिकल एनुमरेट्स द रिसेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग ग्रीन क्रेडिट. ग्रीन क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा पूरा ये एनुमरेट करता है ये आर्टिकल. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया गया था. It is an innovative market-based mechanism designed to incentivize voluntary environmental actions. Stakeholder individual हैं, communities हैं, private sector हैं, industries हैं, companies हैं. What is the objective? Foster a sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle को foster करता है. Environmental conservation को promote करता है under the life. Life मतलब lifestyle for environment के अंदर sustainable lifestyle को promote करता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है. इन फोकस एरिया विच विल बी पार्ट ऑफ द क्रेडिट सिस्टम. ट्री प्लांटेशन इसके अंदर है, वाटर इसके अंदर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंदर है, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, इको मार्क, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के फोकस में सीधे सीधे हैं. अब ग्रीन क्रेडिट कैसे अर्न होता है और कैसे कैलकुलेट होता है? पार्टिसिपेट को रजिस्टर करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू डेडिकेटेड वेबसाइट पे. द एक्टिविटीज विल देन बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन. ये सारे एक्टिविटीज को वेरीफाई किया जाएगा एक डेजिग्नेटेड एजेंसी के द्वारा. वो एजेंसी जो रिपोर्ट देगी, द एडमिनिस्ट्रेटर विल ग्रांट द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन क्रेडिट. मतलब आप क्या इन्वायरमेंटल एक्टिविटी करने वाले हो, पेड़ लगाने वाले हो या क्या करने वाले हो, आप रजिस्टर करोगे, एक एजेंसी आपको वेरीफाई करेगी, वो आपको ग्रांट देगी, बताएगी कि आप उस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं हो. द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज रिसोर्स रिक्वायरमेंट, स्केल, स्कोप, साइज, इन सब मैटर करता है. Another relevant parameter necessary to achieve the desired environmental outcome.
Green Credit Registry and Trading Platform. A critical component of the program is the establishment of Green Credit Registry. इस प्रोग्राम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है? ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री है, विच विल हेल्प ट्रैक एंड मैनेज अर्नड क्रेडिट, जो कि हेल्प करता है और मैनेज करेगा अर्नड क्रेडिट को, अर्न जो क्रेडिट खुद से अर्न किया जाए। एडिशनली द एडमिनिस्ट्रेटर विल क्रिएट एंड मेंटेन अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो क्रिएट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, इनेबलिंग द ट्रेडिंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट पे ग्रीन क्रेडिट को क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। की चेंजेस इन द रूल अवार्डिंग ऑफ क्रेडिट। The earlier benchmark awarded green credit subject to a minimum density of 1100 tree per hectare. Earlier benchmark क्या बोलता था कि ग्रीन क्रेडिट तब मिलेगा जब पर हेक्टेयर एटलीस्ट 1100 ट्रीज लगाई जाए विद इन 2 years ऑफ प्लांटेशन। 2 साल प्लांटेशन के बाद अगर 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर हैं तो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। इट इज क्रिटिसाइज फॉर नॉट फोकसिंग ऑन सर्वाइवल। 2 साल में हो सकता है कुछ सर्वाइव कर जाए, बट 2 साल सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं है ना। एंड क्वालिटी एंड डेंसिटी ऑफ कैनोपी, कैनोपी जो होगा मतलब ट्री कवर जो होगा उसका क्वालिटी कैसा है ना, मुरझाया हुआ है कि नहीं है, ठीक है, इस पे फोकस नहीं कर रहा था। ये पुराना रूल है, 2 साल का रूल है, 2 साल, 2 years पर हेक्टेयर 1100 ट्रीज। न्यू मेथोडोलॉजी क्या बोलता है? 5 years की बात करता है, 5 year। द ग्रीन क्रेडिट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेजिटेशन स्टेटस। वेजिटेशन का, ट्रीज का क्या स्टेटस है वो बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग द चेंज इन द कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या होता है? कैनोपी का मतलब कि पूरा एरिया जो है उसमें कितने आपने पेड़ लगाए हैं, वो क्या है? कैनोपी का डेंसिटी बताता है। मिनिमम कैनोपी का डेंसिटी 40%, मतलब लैंड कितना है और ये पूरा पेड़ ने कवर कितना किया हुआ है, वो मिनिमम पेड़ों ने 40% कवर किया हो, उसको क्या बोलते हैं हम? कैनोपी डेंसिटी बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ सर्वाइविंग ट्रीज, 1 ग्रीन क्रेडिट बराबर 1 ट्री सर्वाइविंग बियॉन्ड 5 years। 5 years से ज्यादा ट्री सर्वाइव करेंगे तो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। की चेंजेस इन द रूल्स, ट्रेडेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अर्लियर सिस्टम क्या था? मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट। न्यू मेथोडोलॉजी क्या है? द क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन विल बी नॉन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। किसी को ट्रेड भी नहीं किया जा सकता, किसी को ट्रांसफर भी नहीं। हाँ, अपनी खुद की कंपनी है वो दूसरी सब्सिडरी कंपनी को जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी कंपनी को, दूसरी किसी कंपनी को नहीं, ठीक है। परमिसेबल यूज ऑफ ग्रीन क्रेडिट कैन बी एक्सचेंज ओनली फॉर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए, लीगल ट्री प्लांटिंग ऑब्लिगेशन के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है वंस, एक बार। क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन में बी यूज फॉर रिपोर्टिंग अंडर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लीडरशिप इंडिकेटर। रैशनले बिहाइंड चेंज, focus on quality and survival, more moves away from just counting trees per hectare। पर हेक्टेयर ट्री को काउंट करने से आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ये रैशनले दिखाता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ प्लांटेशन के बारे में बताता है। एड्रेसेस क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एफॉरेस्टेशन, ड्राइव्स दैट फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर सर्वाइवल एंड कैनोपी क्वालिटी। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को एड्रेस करता है एफॉरेस्टेशन ड्राइव के ऊपर, जो फोकस करता है क्वांटिटी पे और सर्वाइवल पे फोकस नहीं करता है, फोकस ऑन क्रेडिबिलिटी। सो फार 57,986 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर जीसीपी एज द गवर्नमेंट डेटा। रिवाइज्ड रूल्स एक्सपेक्ट टू इंप्रूव क्रेडिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से क्या चैलेंजेस हैं? इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट इकोलॉजी। द रूल्स डायरेक्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई डिग्रेडेड लैंड पार्सल। अब ये चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज? ये रूल ये बताता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि डिग्रेडेड लैंड पार्सल, वैसा लैंड का पार्सल, इलाका जो डिग्रेड हो चुका है, डिग्रेड हो चुका, वहां पेड़ कम है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वहां पे ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। बट ये डिग्रेडेड लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई किया जाना अनसाइंटिफिक है, पोटेंशियली डिजास्टर्स है। आपको लगेगा ऐसा कैसे? अगर लैंड पार्सल डिग्रेडेड है, उस पर ट्री लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? उस पर ट्री लगाने से दिक्कत यह है कि ग्रीन डेजर्ट भी हो सकता है, ग्रीन डेजर्ट है ना, हो सकता है कि आप ये टर्म पहली बार सुन रहे हो। ग्रीन डेजर्ट मीन द ट्री प्लांटेशन आर एस्टैब्लिश्ड विदाउट कंसीडरिंग द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ओरिजिनल लैंडस्केप। ओरिजिनली लैंडस्केप जो था उसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी था, उसको इग्नोर करते हुए अगर आपने पेड़ लगाया तो वहां पे कोई पशु पक्षी नहीं होंगे, वो क्या हो जाएगा? ग्रीन डेजर्ट बन जाएगा। वेस्ट लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा कि वेस्ट लैंड को फटाफट डिग्रेडेट करके वहां पे पेड़ लगाने की प्रथा जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्रास लैंड को भी जबरदस्त, ग्रास लैंड एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, है ना, और हो सकता है ग्रास लैंड पे ही बहुत ज्यादा ये ट्री प्लांटेशन वगैरह किया जाने लगे। देखो ग्रीन डेजर्ट मोनोकल्चर से आता है, मोनो मतलब वन, है ना, कल्चर मतलब प्लांटेशन कल्चर, ठीक है। जैसे ये देखो एक ही तरह के पेड़ लगा रहे हैं, क्या जंगल में सिर्फ एक तरह के पेड़ होते हैं? क्या नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं। अब देखो ये सारे एक तरह के ट्रीज हैं, इसमें एनिमल्स होंगे शायद बहुत कम होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? ग्रीन डेजर्ट बोल देते हो कई बार, ठीक है। दिस इज द टर्म ग्रीन डेजर्ट। यहाँ पे पेड़ हैं क्या? बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एनिमल्स हैं क्या? बतेरे हैं, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो ये जो अभी बात हो रही है डिग्रेडेड लैंड पार्सल का, अगर इस लैंड को डिग्रेडेड लैंड पार्सल बोल दिया जाए, इस पे पेड़ लगाया जाए, तो ये ऐसा बन जाएगा, इससे फायदा की जगह नुकसान होने लगेगा। कंक्लूजन, द रिवाइज्ड जीसीपी रिप्रेजेंट्स पैराडाइम शिफ्ट। जीसीपी जो रिवाइज किया गया वो पैराडाइम शिफ्ट को बताता है। पहले प्लांटेशन ड्राइव्स टोकन था, टोकनिज्म मतलब ऐसे ही था हवा में, अब सस्टेनेबल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस, बायोडाइवर्सिटी, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी इनहेंस होगी। की टेक अवेज फ्रॉम इंडिया जापान समिट। इंडिया जापान समिट, मोदी जी जापान गए, उससे क्या की टेक अवेज हमें मिला? प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू जापान फॉर द 50th एनुअल इंडिया जापान समिट वेयर बोथ साइड साइंड मल्टीपल अग्रीमेंट विद नेक्स्ट जनरेशन फोकस। अभी फोकस कहाँ पे है? नेक्स्ट जनरेशन पे। जापान के पास क्या है? पैसा। जापान के पास क्या है? टेक्नोलॉजी। जापान हमें पैसा देगा, जापान हमें टेक्नोलॉजी देगा, और सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करेगा। ब्रीफ ओवरव्यू, 1952 में पीस ट्रीटी हुई थी इंडिया और जापान के बीच में, है ना, क्योंकि जापान की जो आर्मी है मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्ट में घुस गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश की तरफ से हम इंडिया वाले लड़ रहे थे, हम ब्रिटिश इंडिया थे, ठीक है। तो जापान से हमारा रिलेशन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अच्छा नहीं था, बट पीस ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर साइन हुआ। एनुअल समिट्स हुए। सिंस 2000 इंडिया एंड जापान हैव हेल्ड one of India's oldest annual summit mechanism reflecting long standing political trust। 2000 से हर साल एनुअली एक क्या हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में समिट्स हुए हैं। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई, 2006 में स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। जितना आप कीवर्ड बढ़ाते जाओगे उतना पार्टनरशिप स्ट्रांग होगा। 2014 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। Relations were further elevated, underlining exceptional trust and a shared Indo-Pacific vision. Brief overview of India and Japan relation. Multilateral and regional cooperation. Close coordination in the Quad. Close coordination है इंडिया और जापान का क्वाड के अंदर। क्वाड में कौन सी कंट्रीज आती हैं? 4 कंट्रीज आती हैं। इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएस आता है। तो इंडिया जापान क्वाड में क्लोज कोऑपरेशन है। इंडो पैसिफिक एरिया में क्लोज कोऑपरेशन है। बायलैटरल ट्रेड $22.8 बिलियन है। सिर्फ इस साल या लास्ट ईयर $21 बिलियन रह चुका है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? केमिकल्स, व्हीकल्स, एल्युमिनियम, सी फूड। इंपोर्ट फ्रॉम जापान, हम क्या इंपोर्ट करते हैं जापान से? मशीनरी, स्टील, कॉपर, रिएक्टर्स। जापान इज इंडियाज 5th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है जापान, उसका 5th लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के लिए। स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सपेंडेड इनटू साइबर डिफेंस। साइबर डिफेंस की बात कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस में भी दोनों कंट्रीज मिलकर साथ काम करेंगे। दोनों कंट्रीज का बुद्धिज्म एक कॉमन लिंक है। 6th सेंचुरी से गुरु पद्म संभुआ जब जापान विजिट किए हैं तब से ये एक तरह से कल्चरल लिंक है इंडिया और जापान के बीच में। 2023-24 ईयर ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज। थीम क्या था? कनेक्टिंग हिमालय विथ माउंट फूजी। तो इंडिया और जापान के बीच हिमालय और फूजी को कनेक्ट करने की बात। एजुकेशन टाइज, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ जापानीज लैंग्वेज इन इंडिया एंड इंडियन स्टडीज इन जापान। आसाम गवर्नमेंट भी आपको जापानीज सीखने का मौका दे रही है कि आप जापानीज सीख सकते हैं, और जापानीज सीख के पीएम फ्लाइट स्कीम के तहत आप जापान में जाके सेटल हो सकते हैं, वहां जॉब पा सकते हैं। इंडियन जो डायस्पोरा जापान में है 54,000 है। आप और ज़्यादा सीखोगे और ज़्यादा पढ़ोगे। जापान में पैसा बहुत है, जापानीज सीख के आप आराम से जापान में सेटल हो सकते हो। इंडिया एंड जापान आर नॉट जस्ट क्लोज पार्टनर, वी आर एंशिएंट सिविलाइजेशन, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड लीडिंग इकोनॉमीज। माई विजिट थॉट शॉर्ट विल बी लॉन्ग इन इम्पैक्ट। इंडिया जापान रिलेशन के बारे में ये पीएम मोदी का अभी के टाइम पे एक स्टेटमेंट है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडिया एंड जापान रिलेशन, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जापान इंडिया को बहुत पैसा देते आया है, डोनेट करते आया है, ऑफिशियल सबसे बड़ा डोनर रहा है 1958 से भी। 2023-24 में जापान ने ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन
जापानीज येन में 580 बिलियन इंडिया को दिए। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है वो कौन बिल्ड कर रहा है? जापान कर रहा है। मिलिट्री एक्साइज मालाबार होती है जापान के साथ में। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्साइज जीमैक्स होती है। धर्मा गार्जियन, कोस्ट गार्ड ड्रिल, ये जापान के साथ हमारी बहुत सारी मिलिट्री एक्साइज दोनों मिलिट्री के बीच में कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करते हैं और साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं कि दोनों को एक साथ एक टीम में खेलने की जरूरत पड़ जाए, लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे लड़ पाएंगे। और क्या क्या की आउटकम है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रूट मैप, एडॉप्शन ऑफ द इंडिया जापान ज्वाइंट विजन ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, प्रायोरिटाइजिंग 8 एरियाज पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। 8 एरियाज क्या है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूव करना, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, स्टेट प्रीफेक्चर कोऑपरेशन, मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। जापान प्लस जापानीज येन 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन मतलब ऑलमोस्ट 68 बिलियन US डॉलर। ये जरूर आप डेटा याद रखिएगा, इस साल मेंस के लिए बहुत काम का आएगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा एक साल में, ऐसा नहीं कि एक ही साल में हो जाएगा, नेक्स्ट डिकेड में। फोकस एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लीन एनर्जी पे, क्रिटिकल मिनरल पे, डिफेंस, जो चीज हमें चाहिए उस पर जापान इन्वेस्ट करने वाला है। जीका जो है वाटर पाइपलाइन के लिए हेल्प करता है आसाम में। एनुअल इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू बी स्केल्ड अप टू $6.8 बिलियन। ठीक है, तो $6.8 बिलियन का एनुअल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और क्या की समिट है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल, ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए। साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस कोलैबोरेशन, इसरो और जक्सा एक साथ स्पेस कोलैबोरेशन करेंगे। ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन करेंगे। ज्वाइंट लूनर, लूनर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा का पोल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन जो होगा वो इंडिया और जापान का एक साथ होगा। इंडिया से जो स्पेस बॉडी है जिसका नाम है इसरो, जापान से जो स्पेस बॉडी है जिसका नाम है जक्सा। ब्रिजेस ऑफ टैलेंट, टू वे एक्सचेंज ऑफ 5 लाख पीपल बिटवीन इंडिया एंड जापान ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। 5 लाख से ज्यादा लोगों का नेक्स्ट 5 ईयर में आना जाना होगा। कल्चर को एक साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, दोनों के हेरिटेज कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे। तो जापान के साथ सबसे अच्छी बात है ट्रस्ट जो है इंडिया और जापान में हाईएस्ट लेवल का है। यूएस के साथ भले ही रिलेशन स्ट्रेन रहे हों, चाइना के साथ खिटपिट चलती हो, पाकिस्तान के साथ चलती हो, बट जापान के साथ हमारे रिलेशन पिछले कई सालों में, पिछले मैं अगर बोलूं 20 सालों में बहुत अच्छे रहे। ठीक है, लोज जो है इंडिया और जापान के रिलेशन में इतने ज़्यादा नहीं रहे, हाई चीज़ें रही हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो मॉडल आंसर है ना, लास्ट दिन हमने डिस्कस किया था डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, तो आप डिस्पोजेबल इनकम पढ़ सकते हो क्वेश्चन, उस पर ये इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और लास्ट में कंक्लूजन है। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन पहले के ही टॉपिक होते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये जस्ट आपके लिए है कि आपने आंसर लिखा है उसको यहाँ से मैच करिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एनर्जी सॉवर्निटी के बारे में है। ठीक, तो आई होप आपने ये दोनों आंसर्स देख लिए हैं। आज के लिए आपका 2 क्वेश्चन किसके लिए रहेगा? एक तो क्वेश्चन रहेगा इंडिया के इकोनॉमी से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इंडिया जापान टाइज से रिलेटेड। ये दोनों क्वेश्चन आप लिखिए और दोनों क्वेश्चन लिख के अगले दिन जो आपको मॉडल आंसर मिलेगा उससे मैच करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।